चलिए बेटा, प्रीवियस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करना स्टार्ट कर दी थी हम लोगों ने, और चारों ब्लॉक्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिख ली थी। एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS 1 to 2, P ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS 2 NP 1 to 6, D ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS 0 to 2 N-1D 1 to 10। NS 0 to 2 में जीरो केवल और केवल किसके साथ आता है? आपको एक बार और बोली थी, 0 to 2 के बदले कई बार आपको 1 to 2 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना? इसके अलावा बात करें तो एफ ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 N-1D 0 और 1 एंड N-2F 1 to 14, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने एस ब्लॉक का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया था इंडिविजुअल एलिमेंट्स का, और फिर पी ब्लॉक में ग्रुप 13, 14 और 15 हो गया था, यहाँ तक हो गया था, है ना? चलिए, अच्छा 13, 14, 15 में जो लास्ट वाले एलिमेंट्स थे, है ना, नाइहोनियम, नेरोबियम, मॉस्कोवियम, उनके बारे में एक बात बोली थी कि उनके जो एटॉमिक नंबर्स हैं उनके लास्ट 2 डिजिट 113, 114, 115 उसके ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 15 के बाद हम लोग मूव करते हैं बेटा ग्रुप नंबर 16, 17 और 18 में, ठीक है। चलिए, ग्रुप 16, 17, 18 के बारे में बात की जाए तो ग्रुप नंबर 16 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रहेगा NS2 NP4, ये पी ब्लॉक का फोर्थ ग्रुप है। ग्रुप नंबर 17 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2 NP5 और ग्रुप नंबर 16 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2 NP6। यहाँ पर हम बात करें तो सारे एलिमेंट NS2 NP6 फॉलो करेंगे एक्सेप्ट हीलियम, है ना। हीलियम को इनर्ट गैस में जगह दी गई है, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन केवल और केवल 1s2 होती है, उसमें 1p6 क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होता। खैर, उस पर थोड़ी देर के बाद और चर्चा करते हैं। फिर आइए ग्रुप 16 की बात करें तो बेटा इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट क्लास में बोला था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोला जाए चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाए, बात एक ही होती है। बताइए इसके टोटल n में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 6। तो ग्रुप 16 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ग्रुप 17 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ग्रुप 18 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ठीक है। मेंबर्स की बात कर लेते हैं। ओल्ड स्टाइल से लीपो लिबर्नोरियम, ये जो एलिमेंट लास्ट में आ रहा है LB, इसका नाम क्या है? लिबर्नोरियम। तो याद कैसे करेंगे? ओल्ड स्टाइल से टीपो लिबर, लिबर से याद करिएगा। यहाँ पर आइए, अभी इसके एटॉमिक नंबर्स की बात करें बेटा तो इसका एटॉमिक नंबर 8, मैजिक नंबर याद करिएगा। ग्रुप 18 का मैजिक नंबर का सीक्वेंस था 8, 8, 18, 18, 32, 32। अच्छा, इनके एटॉमिक नंबर याद है कि नहीं है? याद है दोनों। इसका एटॉमिक नंबर 2, फिर 18, 36, 54, फिर 86 और लास्ट में 11। अब इनसे जस्ट पहले तो एक एक एटॉमिक नंबर कम कर दो, ये 10 है तो ये 9 है तो ये 8 है, वो 18 है तो ये 17 है तो ये 16 है, वहां पर 36 है तो ये 35 होगा और ये 34 होगा, वहां पर ये 54 है तो ये 53 है तो ये 52 होगा, वहां पर 86 है तो ये 85 और ये 84, और यहाँ पर आ जाइए तो 117 और 116। अगेन आप देख सकते हैं ग्रुप नंबर 16, 17, 18 के जो लास्ट एलिमेंट्स हैं, तो इसके लास्ट 2 डिजिट, इसके लास्ट 2 डिजिट और इसके लास्ट 2 डिजिट अपने अपने ग्रुप नंबर्स को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पर। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको 2 तरीके बोले थे। पहला तरीका जो होता है वो होता है कि आप अपवाउट रूल से पूरा 1s2, 2s2, 2p6 वगैरह वगैरह लिखते रहे, और दूसरा तरीका आपको बताया था इनर्ट गैस वाला जो कंडेंस्ड फॉर्म होता है, जो शॉर्ट फॉर्म होता है, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में इनर्ट गैस वाले फॉर्म को ही प्रेफर किया था, और हम उसी पे बात करते हैं। जिस भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है उसके लिए इनर्ट गैस उस पीरियड की आएगी या प्रीवियस पीरियड की आएगी? प्रीवियस पीरियड। तो मुझे बताइए ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन कौन से पीरियड के एलिमेंट है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट के इनर्ट गैस कौन से पीरियड की आएगी? फर्स्ट। तो फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस कौन है? हीलियम। थर्ड पीरियड के एलिमेंट के लिए इनर्ट गैस सेकंड पीरियड की कौन आ जाएगी? नियोन। यहाँ कौन आ जाएगा? आर्गन। देन कौन आ जाएगा? क्रिप्टन। देन कौन आ जाएगा? xenon। देन कौन हो जाएगा? रेडियम। अगेन यहाँ पर बढ़ जाते हैं, सेम पैटर्न यहाँ पर आएगा, हीलियम, देन नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon और रेडॉन। यहाँ पर अगेन आते हैं, हीलियम के लिए कोई इनर्ट गैस नहीं आएगी क्योंकि वो फर्स्ट पीरियड का है, बट नियोन सेकंड पीरियड का है तो सेकंड पीरियड के लिए फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस आ जाएगी, दैट इज हीलियम, नियोन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। इनर्ट गैस लिखने के बाद बची हुई कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है बेटा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब याद करिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ग्रुप 16 की आपको दिख रही है वो है NH2NP4। NH2NP4 में जो N की वैल्यू है वो क्या बताता है बेटा? पीरियड नंबर। ऑक्सीजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड। बेटा इस कॉन्फ़िगरेशन में N का वैल्यू 2 कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2s2 2p4, यहाँ आ जाएगा 3s2 3p4। ये फोर्थ पीरियड का है तो 4s2 4p4, फिफ्थ पीरियड का है तो 5s2 5p4, सिक्स्थ पीरियड का है तो 6s2 6p4 और सेवेंथ पीरियड का एलिमेंट है तो 7s2 7p4। नहीं, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बोला था कि जो हिडन कॉन्फ़िगरेशन है वो हिडन ही रहेगी। पिछली क्लास में लिख के बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, ठीक है? एग्जाम में तो ऐसे ही आएगा, अब आपको दिखना चाहिए कि इसके बीच में क्या छुपा हुआ है क्या नहीं छुपा हुआ है। हर जगह मैं लिख दूंगा तो आप फिर अपना दिमाग नहीं लगा पाएंगे। याद करिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये सारे कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का पीरियोडिक टेबल में जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो पी ब्लॉक लास्ट पे आता है, पी में पीरियड खत्म होता है। तो इसका मतलब है आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन पी में कभी भी नहीं जाएगा। हो सकता है उससे पहले स भरा हो सकता है उससे पहले सड़ भरा हो और हो सकता है उससे पहले सड़क भरा हो, ठीक है? तो देखना पड़ेगा सब, है ना? आप बताइए सेकंड पीरियड में डायरेक्टली क्या आता है? सब। थर्ड में क्या आता है? सब। फोर्थ में कौन आता है? सब। फिर फिफ्थ में कौन आता है बेटा? सब। सिक्स्थ में कौन आता है? सब। और सेवेंथ में क्या आता है? सब। तो इनके बीच में यहाँ डी छुपा है, यहाँ डी छुपा है, यहाँ डी और एफ छुपा है, यहाँ पर भी डी और एफ छुपा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 है, ये हो जाएगा बेटा 2s2 2p5, ये हो जाएगा 3s2 3p5, ये हो जाएगा बेटा 4s2 4p5, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 5s2 5p5, देन आ जाएगा 6s2 6p5 और लास्ट पे आ जाएगा बेटा 7s2 7p5। ये इनके कॉन्फ़िगरेशंस बन जाते हैं। हीलियम की बात करें कॉन्फ़िगरेशन 1s2, नियॉन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3s2 3p6, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 4s2 4p6 5s2 5p6, यहाँ पर बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन जो है चलिए अब इसके आगे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है 5s2 5p6 के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा 6s2 6p6, यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा 7s2 7p6, है ना? तो ये ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशंस आ जाते हैं जो हमको पता होनी चाहिए कि किसी एलिमेंट की क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस आ सकती है। सबसे पहले हीलियम पे इस पर थोड़ा सा डिस्कशन हमको करना है, तो वो डिस्कशन क्या है ध्यान से देखिएगा। ये जो एलिमेंट है हीलियम, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, याद करिए हमने बोला था कोई भी एलिमेंट किसी ब्लॉक का मेंबर कहा जाएगा जब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन वहां पर एंटर हुआ। एस में एंटर हुआ तो एस ब्लॉक, बी में एंटर हुआ बी ब्लॉक, डी में एंटर हुआ डी ब्लॉक, एफ में एंटर हुआ तो एफ ब्लॉक। मुझे बताइए यहाँ पर जो हीलियम आपको दिख रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है 1s2। 1s2 दिखने से मतलब है कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है? और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर हो रहा है, एस ब्लॉक में ही एंटर हो रहा है, एस में एंटर हो रहा है, एस सेक्शन में, ब्लॉक नहीं, किसमें एंटर हो रहा है? एस में। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर हो रहा है तो ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होना चाहिए था? एस ब्लॉक। लेकिन इसको जगह कहां पर दी गई है? पी ब्लॉक। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जनरली 99% ऑफ द टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां एंटर होगा उसको वहां रखते थे, लेकिन इसके 2-3 एक्सेप्शंस होते हैं। उन एक्सेप्शंस में जैसे जैसे आते जाएंगे बात करेंगे। तो पहला एक्सेप्शन इसका कौन दिख रहा है? हीलियम। हीलियम को कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे
एस ब्लॉक का मेंबर होना चाहिए था, लेकिन हीलियम को जगह दी गई है ग्रुप नंबर 18 में, और 18 ग्रुप में जगह क्यों दी गई है? क्योंकि हीलियम जो है इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच होती है? इनर्ट गैस से। अब इनर्ट गैस से क्या प्रॉपर्टी मैच होती है? तो हम लोग जानते हैं जो ग्रुप 18 है उसको इनर्ट गैस या नोबल गैस कहा जाता है। इनर्ट गैस या नोबल गैस कहने के पीछे का कारण क्या है कि ये इनर्ट होते हैं, नोबल होते हैं, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। हमें पता है ना, शुरुआत में तो यही माना जाता था कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। आजकल तो हम ज़ेनॉन के कंपाउंड पढ़ते भी हैं, बट फिर भी जनरली ये सारे एलिमेंट्स वो है जो इनर्ट होते हैं। इनर्ट होने का मतलब अनरिएक्टिव होते हैं। हीलियम भी अनरिएक्टिव है और इसीलिए उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच होती है? ग्रुप नंबर 18 से। दूसरी बात, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये वो माने जाते हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने से हमारा तात्पर्य ऑक्टेट से होता है। किससे होता है? ऑक्टेट। तो ये सारे एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हीलियम फर्स्ट पीरियड का है, फर्स्ट पीरियड कभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता क्योंकि उसमें पी होता नहीं है। तो इसका एस कंप्लीट है, दैट इज डुप्लेट कंप्लीट है। तो ये भी आउटर मोस्ट फुलफिल्ड है और ये भी आउटर मोस्ट फुलफिल्ड है। तो ऐसी कई प्रॉपर्टी है जो हीलियम की किससे मैच हो जाती है? ग्रुप नंबर 18 से। इसीलिए हीलियम को ग्रुप 18 में पोजीशन किया है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बोलोगे तो ये एस ब्लॉक का होना चाहिए था, लेकिन प्रॉपर्टी के बेसिस पे ये पी ब्लॉक ग्रुप 18 का एलिमेंट, और इसको प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही यहाँ पर जगह दी गई है। ये पॉइंट हमारे को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा मुझे बताइए, ग्रुप 15 हमने पिछली क्लास में बात करी थी ना। ग्रुप 15 का जो नाम होता है वो होता है निकोजन, है ना। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एक नाम दिया गया है, निकोजन। निकोजन कहने का मतलब क्या है? निको मतलब होता है पॉइजनस, है ना। निकोटीन वगैरह वर्ड ऐसा अपन सुनते हैं कई बार। तो निको मतलब यहाँ पर पॉइजनस। ये जो एलिमेंट्स है ना, ये पॉइजनस नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? पॉइजनस। आप इवन ये भी जानते हो फर्टिलाइजर्स वगैरह जो बनते हैं, एनपीके सबसे कॉमन फर्टिलाइजर सबने सुना होता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसमें से नाइट्रोजन और फास्फोरस किसका मेंबर है? और मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में से आप 6th क्लास में पढ़ते हैं सोशल वगैरह में, ईवीएस वगैरह में, ये मैन्योर्स सॉइल के लिए अच्छे होते हैं और फर्टिलाइजर्स सॉइल के लिए खराब होते हैं और इवन हमारे लिए भी हार्मफुल है, जो केमिकल्स है। तो ये जो भी है ना, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? पॉइजनस होते हैं, फर्टिलाइजर्स में भी यूज होते हैं, और इसीलिए इस ग्रुप के एलिमेंट्स को एक कॉमन नाम दिया गया। वो नाम क्या है बेटा? निकोजन। तो आपको ग्रुप 15 का नाम लिख लेना है निकोजन, उसका मीनिंग लिख लेना है, दे आर पॉइजनस इन नेचर एंड यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। पूछ सकता है आपसे कि ग्रुप 15 का नाम निकोजन क्यों है, या निकोजन के पीछे का रीजन क्या है? तो दे आर पॉइजनस इन नेचर and used in fertilizers. चलिए ना, इसके बाद आते हैं बेटा ग्रुप नंबर 16 पे। तो ग्रुप नंबर 16 का जो नाम है वो होता है कैल्कोजन। चाल्को नहीं बोलते, कैल्को बोलते हैं, साइलेंट है ना, कैल्कोजन। अब केमिस्ट्री, ठीक है। चल, तो इसको क्या बोलते हैं? कैल्कोजन। कैल्कोजन जो है, कैल्कोजन कहने का मतलब क्या है? जेन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर, और कैल्को का मतलब होता है ओर। तो ये जो एलिमेंट है ये ओर प्रोड्यूसर्स होते हैं। आप लोग वैसे तो मेटलर्जी हमारे सिलेबस से हट गया, लेकिन मेटलर्जी नाम का जो चैप्टर आता है 10th में भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, उसमें एक वर्ड आता है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। एटलीस्ट नाम सबने सुन रखा होगा। तो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आप क्या करते हो? आप कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में बदलते हो, या फिर आप सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में बदलते हो। जनरली मैक्सिमम जो ओर्स बनती है उनमें या तो आपको ऑक्सीजन दिखेगा या उनमें आपको सल्फर दिखेगा, सल्फाइड फॉर्म में। तो ज्यादातर जो ओर्स मिलती है उनमें ऑक्सीजन या सल्फर होता है, मतलब ये एलिमेंट ओर के साथ देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनका नाम है कैल्कोजन। कैल्कोजन का मतलब होता है ओर प्रोड्यूसर्स। तो ग्रुप 16 का नाम आप लिख लेंगे कैल्कोजन एंड मीनिंग इज ओर प्रोड्यूसर्स। अगले पे आ जाते हैं ग्रुप नंबर 17 पे। तो ग्रुप नंबर 17 का नाम आई होप सबको पता ही होगा, दैट इज हैलोजेंस कहा जाता है। अगेन जेन का मतलब है प्रोड्यूसर और हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। तो ये जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं इनको सॉल्ट प्रोड्यूसर्स कहा जाता है और इसीलिए इनका नाम है हैलोजेंस। अब सॉल्ट प्रोड्यूसर में सॉल्ट से हमारा क्या मतलब है उसको समझ लीजिए। जब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर आप सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ते हैं।
और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पढ़ते हैं, ऐसे एसपी, ऐसे डब्ल्यूपी, डब्ल्यूएसबी, इस तरह से आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्ट क्या है, क्या होता है सॉल्ट? नमक, वाह बहुत जय हिंद जय भारत। हाँ, सॉल्ट क्या होता है? एसिड और बेस का बहुत सही बात है। और सिंपल लैंग्वेज में तो ये तो मैं तो अच्छी बात क्लास की डेफिनेशन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट इन वाटर। हाँ, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कैटायन और एनायन प्रेजेंट हो उसको सॉल्ट खत्म हुआ, ठीक है ना। सॉल्ट और कुछ क्या आयनिक कंपाउंड होता है बेसिकली। तो सॉल्ट की जब भी बात होती है ना, तो सॉल्ट कुछ भी नहीं, कैटायन और एनायन के कॉम्बो से बनने वाले कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट। एक सिंपल सी बात यही है, और यही वर्ड हम लोग कई बार यूज भी कर रहे हैं किसी सिलेबस में। तो सॉल्ट का मतलब, सॉल्ट प्रोड्यूसर का मतलब कैटायन और एनायन का कॉम्बो। अब एक बात समझ, एक एग्जांपल की बात करते हैं, सब लोग जानते ही हैं कॉमन सॉल्ट जो है NaCl। NaCl में Na पे क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज, Cl पे क्या है बेटा? ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब मेटल है कि नॉन मेटल है? और जब ये किसी मेटल से रिएक्ट करेगी, लाइक सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, तो मेटल और नॉन मेटल मिलके कैसा कंपाउंड बनाता है? आयनिक। क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये जब किसी मेटल से रिएक्ट करेंगे, तो मेटल से रिएक्ट करके ये आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और आयनिक कंपाउंड में कैटायन एनायन होते हैं, कैटायन एनायन के कॉम्बो वाले कंपाउंड को ही सॉल्ट कहा जाता है। और इसीलिए ये जो ग्रुप है इसको क्या बोला जाता है बेटा? सॉल्ट प्रोड्यूसर, या फिर इनका नाम क्या है? हेलोजन्स। आगे आ जाते हैं ग्रुप नंबर 18 पे। ग्रुप नंबर 18 के बारे में बात करें तो ग्रुप नंबर 18 का नाम पहला तो सबको पता ही है, इनर्ट गैस कहा जाता है। दूसरा, इसको नोबल गैस कहा जाता है। तीसरा, इसको जीरो ग्रुप कहा जाता है। जीरो ग्रुप किस बेसिस पे कहा गया? मेंडलीव। एक पीरियोडिक टेबल जो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में हमको देखने को मिलता है, वो आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 था उसकी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उस समय तक ये डिस्कवर नहीं हुए थे। और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल वैलेंसी के बेस पे बना था। किसके बेस पे? कौन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, कौन कितना ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूले के बेस पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना था। तो ये जो ग्रुप था, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट करता ही नहीं था, तो ना तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ना ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करा, तो इनकी वैलेंसी क्या मानी जाती थी? जीरो। और इसीलिए इस ग्रुप को एक नाम दिया गया है जीरो ग्रुप। जीरो ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी की, ये वैलेंसी जीरो रखते हैं। हालांकि एग्जैक्टली ट्रू नहीं है ये बात आज के रिस्पेक्ट में, लेकिन उस समय के हिसाब से इसको क्या नाम दिया गया था बेटा? जीरो ग्रुप। और एक लास्ट और नाम आ जाता है इनका, एरोजेंस। एरोजेंस, एरोजेंस की अगर हम लोग बात करें तो क्या है? एरोजेन, जेन का मतलब है प्रोड्यूसर, एरो का मतलब एयर की बात है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे के सारे गैसियस हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनका नाम ही देखो, नोबल गैस, इनर्ट गैस, ग्रुप पूरे गैसियस है। और क्योंकि ये गैस है, तो गैस को एयर का कंपोनेंट माना जाता है, और इसीलिए इस ग्रुप को एक नाम दिया गया बेटा, एरोजेंस। मतलब ये गैस के पार्ट है, मतलब गैसेस है, और ये एयर का पार्ट है, एयर का कंपोजिशन है, इसलिए इसको एरोजेंस कहा जाता है। तो बेसिकली ये कुछ कॉमन नेम्स है जो हमको जानकारी होनी चाहिए। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को अल्काइन अर्थ मेटल, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कॉमनली ट्रांजिशन मेटल्स, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कॉमनली इनर्ट ट्रांजिशन मेटल्स। उसका और जो डिटेल है वो फिर बाद में देखेंगे। फिर ग्रुप नंबर 15 बताया तो आपको निकोजन, 16 एल्कोजन, 17 हेलोजन, और 18 को इनर्ट गैस या नोबल गैस, इस तरह से कुछ नाम दिया है। तो ये ओवरऑल हमारे एस और पी ब्लॉक के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं डी एंड एफ ब्लॉक की तरफ, बट उससे पहले कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब हम ग्रुप 18 के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको कुछ फैक्ट्स या कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब उन फैक्ट्स और पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पहला, ये जो भी बातें हम लिख रहे हैं ग्रुप 18 के बारे में, ग्रुप 18 के बारे में इसलिए बात लिख रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में पी ब्लॉक में अगर हम लोग बात करें तो ऐसे तो पी ब्लॉक का बहुत सारा पोर्शन हटा दिया गया सिलेबस से, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं
उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो है या फिर जो एनोमलस बिहेवियर वाला पॉइंट है वो अभी भी हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है अबंडेंस। इनर्ट गैसेस के बारे में बात करें, इनर्ट गैस के अबंडेंस के बारे में बात करें तो इनर्ट गैस के अबंडेंस का जो ऑर्डर है वो होता और नहीं है कर्जे, और नहीं है कर्जे, और नहीं है कर्जे है ना। इस ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे अबंडेंस का ऑर्डर। अभी बात समझना, टोटल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ध्यान से देखिएगा, इनर्ट गैस देखिएगा, इनर्ट गैस फर्स्ट पीरियड में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, हर पीरियड में इनर्ट गैस है। तो टोटल हमारे पास कितनी इनर्ट गैसेस है बेटा? 7। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, एनसीईआरटी की लाइनों पे अब हम चर्चा कर रहे हैं। टोटल कितनी इनर्ट गैसेस? 7। यहाँ पर मैंने अबंडेंस का ऑर्डर जो लिखा है उसमें कितनी इनर्ट गैस दिख रही है? 5। इसका मतलब ये है कि ये हम उन इनर्ट गैस के बारे में लिख रहे हैं जो नेचुरली अकरिंग है, और ये नेचुरल मतलब जो हमको एटमॉस्फेयर में मिलती है वो ये है, और नहीं है कर्जे। और उनमें से एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट जो मिलता है वो किसका मिलता है? आर्गन। फिर बाकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है, सबसे मिनिमम अमाउंट जो मिलता है वो किसका मिलता है? ध्यान से सुनना, सेकंड पॉइंट यहीं से बन के आता है। पहला पॉइंट हमने क्या बोला? अबंडेंस का ऑर्डर। आपसे एनसीईआरटी का जब आप ग्रुप 18 का पहला पैराग्राफ पढ़ते तो वहां पर एक बात लिखा है, यहाँ पर आपको 2 इनर्ट गैस नहीं दिख रही। कौन कौन सी इनर्ट गैस नहीं दिख रही? देखो आराम से, रेडॉन और ऑर्गेनिज्म, रेडॉन और ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी में लाइन लिखा है, रेडॉन एंड ऑर्गेनिज्म आर नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर। मतलब ये 5 इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर में मिलती है क्योंकि नेचुरली अकरिंग है, और ये दोनों एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती। अगर एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती फिर भी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। 2 तरह के एलिमेंट होते हैं, एक नेचुरली अकरिंग और एक सिंथेटिक, मैन-मेड, है ना। तो ये सारे नेचुरली अकरिंग है, और जब हम रेडॉन और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये मैन-मेड एलिमेंट है, सिंथेटिक एलिमेंट है, लेबोरेटरी में बनाए गए एलिमेंट है। तो इनका नेचर में कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, नेचर में इनका एक्सिस्टेंस है, ये तो लैब में बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी पहली बात आप नोट करेंगे कि अबंडेंस का ऑर्डर इनर्ट गैस का तो क्या है? और नहीं है। सेकंड नंबर के पॉइंट पे आते हैं। सेकंड नंबर का पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि रेडॉन एंड ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर। नोट करिए पहले इस बात, रेडॉन एंड ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर। Radon and organization are not found in atmosphere. चलिए इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। ध्यान सुनना, आपने देखा रेडॉन और ऑर्गेनाइजेशन के बाद और नहीं है कर्जे, और ये 2 चीजें हमने कवर करी है। अगर आपको और नहीं है कर्जे याद है तो एक तो आपको अबंडेंस का ऑर्डर पता चल जाएगा, दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि कौन नेचुरली अकरिंग और कौन नेचुरली अकरिंग नहीं है। तीसरी बात सुनिएगा, आपने ट्रिक्सेस को याद तो कर लिया, ट्रिक आपको याद हो जाएगी आराम से, और नहीं है कर्जे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है? ध्यान से सुनो, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, और ये पूरे लास्ट तक हम कुछ भी पढ़ेंगे कोई भी ट्रिक याद करें, क्योंकि कहीं पर भी एक्सेप्शन आएगा उसको याद रखने के हम लोग ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूं और नहीं है कर्जे, चलो आपको ट्रिक से ये याद हो गया कौन से एलिमेंट आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आएगी कि आप और नहीं है कर्जे तो याद करके चले गए, अब एग्जाम में ये याद ही नहीं आ रहा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर था। और नहीं कर्जे के दोनों ऑर्डर बना सकते हो आप, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, अपने दिमाग काम करे नहीं करे तो चीजें अपने को क्लियर होनी चाहिए। जब भी कोई ट्रिक बताया जाएगा तो ट्रिक में तो सिर्फ आपको एलिमेंट्स का सीक्वेंस पता चलेगा, लेकिन वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब उसके लिए कहानी बता देता हूं आपको, ये भी एनसीईआरटी की है कि आर्गन जो है ना, आर्गन जो है उसका एक यूज एनसीईआरटी में गिवन है, और वो यूज क्या गिवन है कि आर्गन को मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। ये एनसीईआरटी का यूज है कि जो आर्गन है इट इज यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जी में आप देखते हो जो कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन सब कराते हैं हम, तो उस समय कई बार हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। कौन से एटमॉस्फेयर की? इनर्ट क्यों चाहिए? क्योंकि आप याद करो, अगर आपको थोड़ा बहुत मेटलर्जी का जानकारी हो तो मेटलर्जी में एक प्रोसेस आता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइडोज, जिसमें आप क्या करते हो
कि मान लो आपने कोई मेटल ऑक्साइड और बनाया, तो इस पर कुछ रिडक्शन लगा के आप क्या प्रोवाइड करते हो, मेटल ऑब्टेन करते हो और ऑक्सीजन को हटाना होता है। क्यों हटाना होता है? क्योंकि शुरुआत में जो ओर होती है उसको आप कैल्सिनेशन रोस्टिंग करके ऑक्साइड में बदलते हो, फिर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाने के लिए आप एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस, कार्बन रिडक्शन मेथड, अलग अलग मेथड लगा के मेटल को ऑब्टेन करते हो। क्योंकि हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमको तो मेटलर्जी प्रोसेस कर क्यों रहे, मेटल को ऑब्टेन, तो आपको ऑक्सीजन हटाना होता है। अब मान लो आपने बहुत सारी रिडक्शन की मेथड कोई भी लगाई, हर एलिमेंट की अलग अलग होती है, कहीं पे सेल्फ रिडक्शन होता है, कहीं पे कुछ होता है, तो आपने रिडक्शन करके मेटल को अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। लेकिन अब आपने जो एटमॉस्फेयर दे रखा है वो इनर्ट है ही नहीं। आपने इस कमरे में रिडक्शन कर दिया, मेटल मिल गया, इस कमरे में तो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है, थोड़ी देर के बाद ये जो मेटल मिला है ये वापस इस कमरे के ऑक्सीजन से चिपक जाएगा, वापस रिएक्शन नहीं बन जाएगी। तो आप दिन भर यही थोड़ी करते रहोगे, इससे ये बना है, फिर इससे ये बन गया, फिर इससे बन, तो आपको ये ऑक्सीजन फर्दर इससे रिएक्ट ना करे। इसीलिए मेटलर्जी के अंदर कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए होगा, इनर्ट, और इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए इनर्ट गैस से बढ़िया क्या हो सकता है। और जिस इनर्ट गैस को हम लोग यूज करते हैं वो कौन सी होती है, आर्गन। यूज किसी को भी कर सकते हो, और यूज किसको करते हैं, आर्गन। और आर्गन को यूज करने के पीछे लॉजिक यही है क्योंकि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मिलने वाली जो इनर्ट गैस है वो आर्गन है, तो अगर ये सबसे आसानी से मिलती है, सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है, अच्छा, तो इसलिए इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए आप जिसको यूज करोगे वो आर्गन। और इसी से हमें ये लॉजिकली दिमाग में बैठाना है कि आर्गन को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सारी इनर्ट गैसेस में से मोस्ट अबंडेंट कौन है, आर्गन। और आपको अगर और नहीं है कर्जे में ये पता चल गया कि आर्गन मोस्ट अबंडेंट है, तो ऑर्डर अपने आप। तो अब मैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट आपको बोल रहा हूँ, आर्गन का वो जो पॉइंट अभी बताया एनसीईआरटी का लाइन लिखिएगा। आर्गन इज यूज्ड टू प्रोवाइड inert atmosphere. Argon is used to provide inert atmosphere in metallurgical processes. Argon is used to provide inert atmosphere in metallurgical processes. ठीक है, अब ये तो अभी हम लोगों ने 3 पॉइंट्स लिखे बेटा, इसके बाद आते हैं 4 पॉइंट की तरफ, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला कि अबंडेंस का ऑर्डर में जो 5 इनर्ट गैस आ रही है सारी की सारी नेचुरली अक्रिंग है। इसका मतलब जो नेचुरली अक्रिंग नहीं है वो कौन है बेटा, रेडॉन एंड ऑर्गेनेसन। अब अगर रेडॉन और ऑर्गेनेसन नेचुरली अक्रिंग नहीं है, इसका मतलब ये मैनमेड है। मैनमेड मतलब सिंथेटिक है, सिंथेटिक है मतलब लैब में बनाया गया। अगर लैब में बनाया गया तो लैब में कोई इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होगी, ऐसा तो नहीं कि लैब में अवतार ले दिया इसने कि ये लो मैं आगे नहीं बनाया गया। तो अगर हम बात करें तो इनमें से अभी हम फिलहाल में ऑर्गेनेशन पे बात कर रहे हैं। ऑर्गेनेशन का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके ऊपर बात करते हैं। तो कैलिफोर्निया का हॉकी, जैसे आप कहते हैं कैलिफोर्निया का हॉकी, कैलिफोर्निया का हॉकी कहने का मतलब ऑर्गेनेशन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बता दो कितना है, 20। और कैलिफोर्नियम की अगर मैं बात करूं तो 19। ये आपके एक्टिनाइड्स का है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं। कैलिफोर्निया का हॉकी में आपको क्या करना है, यहाँ तक पहुंचना है 118 कब पहुंचोगे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर सबको याद होगा, ये या तो आप एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल से निकाल दो, या फिर 98 में क्या ऐड करोगे या 20 में क्या ऐड करोगे कि 118 आएगा, तो 98 इसकी एटॉमिक नंबर। एक्चुअल में लैब में इन दोनों का जब बम्बार्डमेंट कराते हैं तब जाके किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, ऑर्गेनेशन का। तो लैब में ऑर्गेनेशन को बनाने का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सिंपल सी लाइन याद कर लीजिएगा, कैलिफोर्निया का नोट लीजिए। चलिए ना, तो यहां पर जो अभी हमने डिस्कशन किया, ये एस और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स का हमने कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लिया, और यहाँ पर पी ब्लॉक के ग्रुप 18 के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पर लिखे, कुछ और बातें जो फिर हम आगे भी करेंगे। राइट, अब हम लोग मूव करते हैं बेटा डी ब्लॉक की तरफ।
अब देखो डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताते जाता हूँ, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। बेटा डी ब्लॉक के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जब हम देखते हैं तो ये आपका एस ब्लॉक है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने ग्रुप वाइज पढ़ी, टॉप टू बॉटम वाइज पढ़ी। डी ब्लॉक को भी हमने ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप वाइज पढ़ा। डी ब्लॉक की जब हम बात करेंगे तो डी ब्लॉक को हम ग्रुप वाइज और सीरीज वाइज दो चीजों पे बात करें तो डी ब्लॉक को हम ग्रुप वाइज नहीं पढ़ेंगे, सीरीज वाइज पढ़ेंगे। लॉजिक समझ लेना। डी ब्लॉक में सबसे पहले तो डी की शुरुआत किससे होती है? 3D, फिर 4D, फिर 5D और फिर 3D सीरीज बिलोंग्स टू 4D सीरीज बिलोंग्स टू 5D सीरीज बिलोंग्स टू 60 एंड 60 सीरीज बिलोंग्स टू 70। तो डी ब्लॉक में हमको कितनी सीरीज पढ़नी है? 4। और आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि डी के साथ जो नंबर चलता है वो n-1। अगर n4 है तो 4 - 1 3, इस तरह से एक का गैप चलता है। आप बहुत बार बात कर चुके हैं शुरू से लेकर अभी तक। अब सवाल ये होता है कि सर जब आपने एस ब्लॉक को ऐसे डाउन द ग्रुप पढ़ाया, पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन पे आपने डाउन द ग्रुप पढ़ाई, तो डी ब्लॉक को लेफ्ट टू राइट क्यों पढ़ा रहे हो? आप इसको भी डाउन द ग्रुप पढ़ा दो, पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है लॉजिक ऐसे पढ़ने का वो समझाता हूँ। बेटा अगर आपने एस ब्लॉक को ऐसे डाउन द ग्रुप पढ़ा तो कितनी सीरीज याद करनी पड़ी? 2। से बढ़िया बेटा होंगे 2 जनरल इक्वेशन आपने याद करी, एक NS1 एक NS2 काम देगा। अगर आप एस ब्लॉक को ऐसे पढ़ने जाते, दो तरीके, या तो ऐसे पढ़ लो या ऐसे पढ़ लो। ऐसे पढ़ने जाते तो कितने इक्वेशन याद करनी पड़ती? 7। अब 2 और 7 में से हमको याद रखना 2 आसान होगा ऑब्वियसली, तो इसीलिए हमने वो पैटर्न फॉलो। अगर आप बी ब्लॉक में चल रहे हो तो बी ब्लॉक में भी आप लेफ्ट टू राइट भी पढ़ सकते थे, तो बी ब्लॉक में जाते तो भी कितने याद करने पड़ते? 7। तो आपको लेफ्ट टू राइट 7 अलग अलग जनरल इक्वेशन याद करनी पड़ती है हर पीरियड की, और आपको डाउन द ग्रुप कितनी याद करनी पड़ी? केवल 6। तो 7 और 6 में से 6 का क्वांटिटी हम इसलिए उसको फॉलो किया। अगर आप बी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाओगे इनकी तरह तो आपको 10 सीरीज याद करनी पड़ेगी, और जबकि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको 4 सीरीज याद करनी पड़ेगी। हमारे लिए 4 को कर पाना आसान है, इसलिए हम इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए डी ब्लॉक में हम टॉप टू बॉटम याद करने का तरीका तो टॉप टू बॉटम भी बताया जाएगा, लेकिन अभी जब हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं हम टॉप टू बॉटम ना देख के कैसे देखेंगे? लेफ्ट टू राइट। अब आते हैं इसमें, ध्यान से सुनना। डी ब्लॉक का पहला ग्रुप जो होता है वो होता है ग्रुप नंबर 3, दूसरा होता है ग्रुप नंबर 4, 5, 6, ऐसे करते करते कहां तक आता है? ग्रुप नंबर। ये जैसे एस ब्लॉक का पहला ग्रुप था तो इक्वेशन क्या आई थी? S2। ये एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप था तो इक्वेशन क्या आई थी? S2। ये बी ब्लॉक का पहला ग्रुप था तो इक्वेशन क्या आई थी? B1। ये बी ब्लॉक का दूसरा ग्रुप था तो इक्वेशन क्या आई थी? B2। बी ब्लॉक का तीसरा ग्रुप तो B3। S2 है उसकी पहले, वो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ये डी ब्लॉक का पहला ग्रुप है, इसकी इक्वेशन क्या बनी चाहिए? D1। अगर ये डी ब्लॉक का दूसरा ग्रुप है तो इसकी इक्वेशन क्या बनी चाहिए? अगर ये डी ब्लॉक का तीसरा ग्रुप है तो इक्वेशन क्या बनी चाहिए? ऐसे करते करते ये डी का 10वां ग्रुप है तो इक्वेशन क्या बनेगी? और हम जानते हैं डी की रेंज 1 से लेकर n तक। यहाँ बीच बीच में एक्सेप्शंस आएंगे वो ठीक है, बट एक जनरल पैटर्न ये होगा। आइए सबसे पहले हम लोग जिस सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं वो सीरीज कौन सी आ रही है बेटा? 3D सीरीज। अब याद करिएगा डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, वो होता है NS 0 to 2 n-1 D1 to 10, जिसमें से 0 केवल और केवल पैलेडियम का आएगा। एक और बात बताइए, यहाँ पर ये जो n है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीरियड। अब इधर ध्यान देना, सबसे पहली जो सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सी सीरीज है बेटा? 3D सीरीज। अब मुझे बताइए 3D सीरीज मतलब हम लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, लिखा मैंने यहाँ पर ऊपर से नीचे, लेकिन हम बात तो लेफ्ट टू राइट की कर रहे हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज से लेकर जिंक तक आता है। 3D सीरीज बिलोंग्स टू 4, मतलब यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। इतना क्लियर है? ये कौन सी सीरीज है? 4D सीरीज। यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 3D सीरीज की अगर मैं बात करूं तो 3D सीरीज के लिए n का वैल्यू हो जाएगा 4 और 4D सीरीज के लिए n का वैल्यू हो जाएगा 5। ये पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान सुने, एलिमेंट्स को याद करने की जो ट्रिक होती है उस पर भी बात करते हुए चलते हैं। जो 3D सीरीज होती है, ये बात 3D सीरीज स्कैंडियम से जिंक, इस पर बात कर लेते हैं।
तो आई वो कम से कम इसको तो 30 तक क्योंकि मान के चलते कि आपको आता है तो उसको याद करने का तरीका पता होगा, नहीं भी पता तो एक बार बता देता हूँ। याद इसको ऐसे, या मैं ऐसा बोलूंगा, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी। क्यों जान? जान जलाती वो भी बोलते हैं, और जलाने से कोई मतलब नहीं, जान तक में काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुन, एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 21 और इसका एटॉमिक नंबर पहले एटॉमिक नंबर लिख देते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये एटॉमिक नंबर्स हो गए। अब जब हमें इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ध्यान सुनना, इधर देखो 2 मिनट। 3D सीरीज की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या ये 3D सीरीज डी ब्लॉक की पहली सीरीज है या नहीं है? और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एक कॉमन नाम अभी मैंने यूज करा था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल बोला। तो 3D सीरीज जो है ना, ये डी ब्लॉक की पहली सीरीज है और इसीलिए इसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है। और या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज दो नाम है, दोनों को अगर हम मर्ज करते हैं तो इसको 3D ट्रांजिशन सीरीज भी नाम दिया जा सकता है। क्या नाम दिया जा सकता है? 3D ट्रांजिशन सीरीज। तो ध्यान रखें, इसके लिए 2-3 नाम है, इनमें से कुछ भी पूछा जाए वो रिप्रेजेंट किसको करना होगा? 3D के एलिमेंट्स को 3D सीरीज बोल दे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोल दे, या फिर 3D ट्रांजिशन सीरीज बोल दे। आपको स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की बात करनी है। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एक बात बता दो, किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है तो जिस पीरियड के एलिमेंट की बात होती है इनर्ट गैस, उससे प्रीवियस पीरियड। तो मुझे बताओ, ये जो 3D वाले एलिमेंट है ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है? 4th। तो 4th पीरियड के एलिमेंट्स के लिए इनर्ट गैस 3rd पीरियड, और 3rd पीरियड की इनर्ट गैस हीलियम, नियोन, आर्गन। तो इन सब की कॉन्फ़िगरेशन में जो इनर्ट गैस हमें देखने को मिलेगा बेटा, वो कौन सा इनर्ट गैस होगा? तो पहले तो अपन इनर्ट गैस लिख देते हैं, उतने से अपन स्टार्ट करते हैं। इनर्ट गैस लिख दिया मैंने, आर्गन। अगले पॉइंट पे आता हूं। इनर्ट गैस लिखने के बाद बची हुई कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का ये पूरा है, NS0 और N-1D 1 लिखना बंद कर दो, सुनना चालू कर दे, फिर से लिखोगे नहीं तो एक बार ध्यान सुन। NS0 और N-1D 1 अब सुनिएगा ध्यान से कि यहां पर अगर हम बात करते हैं, अब बताओ ये जो स्कैंडियम का पोजीशनिंग है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, जो स्कैंडियम का पोजीशनिंग है बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्या स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ऐसे करते करते जिंक, इस तरह से कुछ आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप स्कैंडियम पे पहुंचे मतलब डी ब्लॉक के पहले एलिमेंट पे पहुंचे हो या डी के पहली सीरीज के पहले एलिमेंट पे पहुंचे हो, क्या इसके जाने के पहले एस का भरा होना जरूरी है या नहीं है? ध्यान से सुनते रहना, एक्सेप्शन को बाद में देखेंगे पर पहले लॉजिक ही समझिए। तो बेटा अगर स्कैंडियम तक इलेक्ट्रॉन जाना है तो ये 0 to 2 तो भूल जाओ, डी में इलेक्ट्रॉन जाने के पहले एस का भरा होना जरूरी है या नहीं है? तो कायदा ये बोलता है कि यहाँ पर NH2 आना चाहिए। हमने एक्सेप्शन बाद में रूल किए थे, तो n का वैल्यू कितना है? 4। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहिए 4s2। और क्या ये 3D सीरीज का पहला एलिमेंट है या नहीं है? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है 3D। सुनते जाना, भी लिखना चेंज करना। फिर अगले चाहिए ये टाइटेनियम, क्या ये 3D सीरीज का दूसरा एलिमेंट है या नहीं है? तो यहां तक जाने के पहले भी एस का भरा होना जरूरी है। और ये 3D सीरीज का पहला मेंबर है या दूसरा मेंबर? दूसरा। तो इसके साथ जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी? D2। चेक करते चले, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन 4s को भरा होना ही चाहिए, और ये 3D का दूसरा मेंबर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहिए 3D। फिर यहाँ पर आइए, ये 4s2 और ये 3D का तीसरा मेंबर, तो 3D3। अगले पे आइए, तो ये हो गया 4s2 तो आगे ही आता है क्योंकि s भरा होना चाहिए, और ये 3D का चौथा मेंबर। अगेन 4s2 3D का पांचवा मेंबर।
अगेन 4s2 3d का 6th मेंबर, अगेन 4s2 3d का 7th मेंबर, अगेन 4s2 3d का 8th मेंबर, 4s2 3d का 9th मेंबर और 4s2 3d का 10th मेंबर। ये इनकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशंस होनी चाहिए थी, लेकिन डी ब्लॉक में हमें पता है एक्सेप्शंस आते हैं क्योंकि ns और n-1d का एनर्जी लेवल बहुत क्लोज होता है, तो कई बार इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप करता है। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले एक बात और बता दूं आपको, ध्यान सुनना। आगे कॉन्फ़िगरेशन के बाद एक टॉपिक आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको ये बोला था कि अगर एटॉमिक नंबर 104 से 118 है तो इसकी लास्ट को डिजिट क्या बताती है? ग्रुप नंबर 113, 114, 115 पे बताया। वैसे ही एक बात और है कि अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है, कौन से ब्लॉक का है? पता कैसे चलेगा डी ब्लॉक का है? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगी। अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है तो इसके ग्रुप नंबर, ये भी हम आगे लिखेंगे, अभी लिखवा नहीं रहा, अभी बस बता रहा हूं। ग्रुप नंबर निकालने का तरीका होता है कि इसके ns में जितने इलेक्ट्रॉन है और इसके n-1d में जितने इलेक्ट्रॉन है, इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर जो नंबर आएगा वो डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर हो जाएगा। डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कहां से कहां तक होता है? 3 से लेकर 12 तक। चेक करिएगा इधर। जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। स्कैंडियम ग्रुप नंबर 3, टाइटेनियम ग्रुप नंबर 4, वेनेडियम ग्रुप नंबर 5। आप मुझे बताइए, आप इसके ns और n-1d को ऐड करोगे, 2 + 1 3, ये थर्ड ग्रुप का मेंबर है। 2 + 2 4, ये फोर्थ ग्रुप का मेंबर है। 2 + 3 5। आप सीख पाइए 2 + 10, आप ऐड कर लो, लाइन से चलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो डी ब्लॉक की अगर आपको किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता करना है और आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, बस एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, तो उस डी ब्लॉक के एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में ns और n-1d को ऐड कर दो। ऐड करने पर जो नंबर आएगा वो क्या बता देगा बेटा? उसका ग्रुप नंबर। ठीक है सर, ये तो एक्सेप्शन से पहले की कहानी है। एक्सेप्शन के बाद क्या होगा? एक्सेप्शन के बाद भी ये पॉइंट वैलिड रहेगा क्योंकि s का इलेक्ट्रॉन d में जंप कर जाएगा। s और d के टोटल इलेक्ट्रॉन तो जितने थे उतने ही नहीं। अब सुनिएगा, अब एक्सेप्शन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से सबको पता है क्रोमियम कॉपर में एक्सेप्शन आता है, लेकिन आगे भी एक्सेप्शन आएंगे तो उनको भी याद करने के लिए अपन एक डिफाइंड पैटर्न बना लेते हैं कि हर किसी को अपन ऐसे याद करेंगे। तो बेटा इसके एक्सेप्शन को याद करने का जो मंत्र है वो है D4D9 नहीं आएगा। क्या तरीका याद करने का? D4D9 नहीं आएगा और D5D10 रिपीट होगा। ध्यान सुनिएगा, क्या 3D सीरीज के लिए जो मंत्र हमें याद रखना है वो मंत्र क्या है बेटा? D4D9 नहीं आएगा और D5D10 रिपीट होगा। ये जो मंत्र अभी इसके लिए भी कुछ देखेंगे, आगे भी देखेंगे, ये सब आपको रोज सुबह उठने के बाद 2 बार और सोने से पहले गर्म पानी के साथ, बहुत गर्म पानी के साथ ले लेना इस मंत्र को, तो याद हो जाएगा। 2-4 दिन याद करेंगे, याद हो जाएगा। पहले बोलो 3D का मंत्र बोलो, क्या क्या नहीं आएगा? नहीं आएगा, कैसे बोलेगा? अब ये D4D9 नहीं आएगा कहने से क्या मतलब है और D5D10 रिपीट होगा कहने से क्या मतलब है? क्या लिखोगे? हाँ, ये नहीं लिख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में लिखना है, चेंज करेंगे उसमें। चलिए ना, अब ये जो D4D9 नहीं आएगा, D5D10 रिपीट होगा। इस पर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना और इसको अप्लाई कैसे करना है या क्या कहना चाहते हैं उसको समझिए। इधर देखिए, सबसे पहले आपने बोला 3D सीरीज में कौन कौन नहीं आएगा? D4D9 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 2 चीजें बोलूंगा, ये आएगा और ये नहीं आएगा। मुझे बताओ D4D9 नहीं आएगा, इसका मतलब है बाकी D1 से D10 में हर कुछ आएगा।
क्या D1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्या D2 आएगा? D3 D4 नहीं आएगा। अब D4 नहीं आएगा, इसका मतलब है 4 ग्राम की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ नहीं दिख सकती। अब अगर 4 नहीं आएगा तो 4 के जस्ट बाद वाला जो भी नंबर होता है 5 6 7 जो भी होता है 4 के जस्ट बाद वाला जो भी नंबर है वो आएगा या नहीं आएगा वो भी यहाँ लिखा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें D4 नहीं आएगा, लेकिन क्या D5 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। तो अब आपको करना क्या है कि ये जो D4 है ना बेटा, इस D4 को हटा देना है क्योंकि 4 नहीं आ सकता और D4 को क्या बना देना है? D क्योंकि 5 आ सकता है। अगर मान लो ऐसा लिखा होता कि D4 D5 नहीं आएगा तो 4 होता तो 4 आ नहीं सकता तो उसको क्या बनाता? 5। और 5 भी नहीं आ सकता तो और आगे बनाता क्या बनाता? 6 है ना, इस तरह। तो D4 नहीं आएगा D5 बनाया, लेकिन D5 बनाने के लिए क्या इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला कि नहीं मिला? वो इलेक्ट्रॉन कहीं से आएगा तो यही इसका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो बताओ ये 4s2 जो है ये क्या बन जाएगा बेटा? 4s। तो D4 नहीं आएगा, D5 आएगा। अब एक बात बताओ, क्या D5 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। दूसरी बात, क्या D5 दो बात बोलूंगा, D5 आ सकता है कि नहीं आ सकता और D5 रिपीट हो सकता है कि नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है ना। बताओ D5 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। और क्या D5 रिपीट भी हो सकता है? तो यहाँ पर D5 रिपीट भी हो रहा है, तो इसका मतलब है अभी तक जो हमने कहा यहाँ तक की क्वेश्चन अपन ने सही बना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर जो आ रहा है वो कौन आ रहा है? D6। क्या D6 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। D7 आएगा, D8 आएगा, D9 अब 9 नहीं आएगा तो 9 के जज्बात को ना काटे। तो मुझे क्या करना है कि इस 9 को बदल के बना देना है, क्योंकि 9 आ नहीं सकता। अब 10 आया तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला तो कहां से मिला होगा? S से मिला होगा, क्योंकि S का ही इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है इसमें। तो इसको बना दिया मैंने 4s1। अब मुझे बताइए क्या D10 आ सकता है कि नहीं आ सकता? फिर से सुनना, यहाँ ऑलरेडी D10 पहले से ही है। क्या D10 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। और क्या D10 रिपीट भी हो सकता है? मतलब ये क्वेश्चन आपकी सही है। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फॉर 3D सीरीज। आगे सुनिएगा, अगेन ग्रुप नंबर वाली बात चेक कर लो। मैंने बोला था NS और N-1 को ऐड करोगे तो डी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर मिल जाएगा। मुझे बताइए इस सीरीज को देखो, यहाँ पर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम। क्रोमियम जो है वो कौन से ग्रुप का मेंबर है? 6 ग्रुप का। ठीक है, क्रोमियम में क्योंकि एक्सेप्शन है इसी में चेक करा देता हूँ। तो क्रोमियम को आप चेक करो, क्रोमियम में 4s1 3d5 दोनों को ऐड करो, क्या 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप जब NS और N-1D के इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। आगे एक आप दोस्तों पहले इसको लिख लो फिर सेकंड में। सब आज ही पढ़ ले रहे हैं, डी ब्लॉक आपको चैप्टर पढ़ना है आगे। नहीं है बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, ऐसा नाम बोल रहा है।
चले ना, अब यहाँ पर जाने के बाद हम लोग 3D सीरीज को पढ़ने के बाद अगली जो सीरीज पे हम लोग आ रहे हैं वो आ रही है बेटा 4D सीरीज। ठीक है, अब 4D सीरीज जो है ना, ये डी ब्लॉक की सबसे खतरनाक सीरीज यही है। सबसे ज्यादा जो एक्सेप्शन डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशंस में आपको देखने को मिलेंगे वो किसके अंदर मिलेंगे, 4D सीरीज को लेकर। दूसरी बात, 4D सीरीज की एक कॉन्फ़िगरेशन, स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट टेक्नीशियम। ठीक है, टेक्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन, वैसे तो देखो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी एनसीईआरटी 11th में कॉन्फ़िगरेशन अलग है और एनसीईआरटी 12th में कॉन्फ़िगरेशन अलग है। एक बहुत देर हो गए, चेक करोगे तो खुद ही परेशान हो जाओगे। लेकिन आपको बाकी किसी पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान सिर्फ एक पे देना, और वो एक एलिमेंट कौन है, टेक्नीशियन। क्योंकि हम स्टैंडर्ड बुक्स के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। जितने भी एलिमेंट्स की मैं यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूँ ये एनसीईआरटी से मैच है, चाहे कोई 11 से हो चाहे कोई 12 से हो, मैच है एनसीईआरटी से। और जब हम 10 स्टैंडर्ड बुक देखेंगे तो 10 के 10 में सबका कॉन्फ़िगरेशन वही मिलता है जो दिखाया जा रहा है। टेक्नीशियन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कि 11 12 में एनसीईआरटी में अलग अलग है, जो कि कईयों का है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक जब आप देखते हो ना तो स्टैंडर्ड बुक्स में भी टेक्नीशियन में कुछ बुक्स में अलग और कुछ बुक्स में अलग, मतलब जो मेन यहाँ पर है ना कंट्रोवर्सी का पॉइंट हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन में, वो कौन है, टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन को जरा ध्यान से देखेंगे। टेक्नीशियन में भी अभी जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं पहले उसके बारे में बात कर लेता हूं। अगर आप 10 स्टैंडर्ड बुक उठाओगे तो 10 में से 9 में यही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी जो मैं अभी लिखा रहा हूँ, और एक में आपको कॉन्फ़िगरेशन अलग भी मिल जाती है, और इसलिए मैं वो दूसरी वाली अलग से आपको बता दूंगा कि एग्जाम में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब देखो 4D सीरीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। 4D सीरीज की कहानी क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले 4D सीरीज बिलोंग्स टू 5th पीरियड, ये बात तो हमको समझ में आ जाती है। और अगर हम 4D सीरीज का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखें तो बेटा ये 3D सीरीज के बाद 4D सीरीज का जो एलिमेंट याद करना, हम लोगों ने ये बोला था सेकेंड ईयर लाएंगे एसीज, सेकेंड ईयर लाएंगे एसीज। तो याद करिएगा ये जो डी ब्लॉक था, इस डी ब्लॉक के अंदर यहाँ पर 3D सीरीज है, यहाँ पर 4D सीरीज है, यहाँ पर 5D सीरीज है, यहाँ पर 6D सीरीज है। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, और यहाँ पर हमने पढ़ा था जिंदगी कबाड़ा हो गई यू भी, ये एलिमेंट्स पढ़े। मैंने आपको मैजिक नंबर में ये दोनों इसलिए बता दिए थे ताकि कम से कम सीरीज की स्टार्टिंग और एंड का कम से कम हमें जानकारी हो। ये ग्रुप नंबर 3 है और ये ग्रुप नंबर 12। अभी हम लोगों ने जो चर्चा करी वो किसके ऊपर करी बेटा, 3D सीरीज। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मनफेकोनी एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसको ऊपर, 4D सीरीज। तो पहले तो 4D सीरीज जो है ना वो स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर 39 और खत्म होता है एटॉमिक नंबर 48। मैजिक नंबर से भी निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं। तो ये जो सीरीज है यूट्रियम से स्टार्ट होगी और कैडमियम पे खत्म हो जाएगी। तो आइए 4D सीरीज की बात करें, यूट्रियम से स्टार्ट होगी, कैडमियम पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इसके लिए जब हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 39 से शुरू होगा और एटॉमिक नंबर 48 पे खत्म हो जाएगा। अब इसकी कहानी समझिएगा कि क्या है। इसको याद करने का जो तरीका होता है वो होता है यारी जरा निभाना मौत तक। क्या तरीका बोलिए, यारी जरा निभाना मौत तक। इधर दिखा देता हूँ, यारी, इसमें ये ध्यान रखना है इसमें सिर्फ वाई है, यार नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ वाई। यारी जरा निभाना मौत तक रुके रहना, यारी जरा निभाना मौत तक रुके रहना। पढ़ी है आगे सीढ़ी,
कुछ लोग इस पहाड़ में कूद जाना भी बोलते हैं, दूसरा कूद जाना कौन मना कर रहा है, ठीक है। मैं जो बोलूंगा वो है यारी जरा निभाना, मौत तक रुके रहना, पड़ी है आगे सीढ़ी। ये एलिमेंट्स हो गए। अब ये ट्रिक अपने को याद होना चाहिए भाई 4D सीरीज का ट्रिक क्या है, ठीक। एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मैंने ऑलरेडी लिख दिया। आप एक बार बताओ, अगर 4D सीरीज है, कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है बेटा, 5th पीरियड को। जिस पीरियड के एलिमेंट की आप बात कर रहे हो कॉन्फ़िगरेशन में इनर्ट गैस उससे प्रीवियस पीरियड, तो 5th पीरियड के एलिमेंट के इनर्ट गैस कौन से पीरियड की आएगी, 4th पीरियड की इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। तो बेटा यहाँ पर क्रिप्टन लिख दिया। उसके बाद बची हुई कॉन्फ़िगरेशन के लिए किसको देखना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जनरल कॉन्फ़िगरेशन में n का वैल्यू कितना जाएगा, 5। तो बेटा ये बन जाएगा 5s और ये बन जाएगा 4d। तो 5s और 4d हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब याद करिएगा जैसे हमने पैटर्न इसमें फॉलो किया था, क्या डी में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले, पीरियोडिक टेबल का डिजाइन सोचिए, डी में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले एस का भरा होना जरूरी है या नहीं है? अभी लिखना मत इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करेंगे तो एस भरा होना चाहिए। कायदा तो यही बोलता है कि एस भरा होना चाहिए। और क्या ये 4D सीरीज का पहला मेंबर है या नहीं है? जैसे यहाँ चले थे, क्या ये 4D सीरीज का दूसरा मेंबर है? यस। ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशंस होनी चाहिए। लेकिन वही बात है, NS और N-20 का एनर्जी गैप कम होने की वजह से इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशनल प्रॉपर्टी देखी गई है कि कई बार इलेक्ट्रॉन यहां से वहां ट्रांजिट होता हुआ देखा गया। अब वो कहां होता है, जैसे 3D सीरीज का मंत्र क्या था, D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट। यहाँ का मंत्र है D3 D6 D9 नहीं आएगा। 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा D3 D6 D9 नहीं आएगा। और इसके अलावा D5 D10 रिपीट होगा, D5 D10 रिपीट होगा। सबसे पहले 4D सीरीज का जो मंत्र है उसको एक बार 2 बार बोल लेते हैं। 3 का टेबल ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं आएगा, D3 D6 D9 नहीं आएगा और D5 D10 रिपीट। फिर से बोल, क्या नहीं आएगा, D3 D6 D9 नहीं आएगा, D5 D10। ये किसके लिए है, 3D का मंत्र क्या था, D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट। 4D का मंत्र क्या है, D3 D6 D9 नहीं आएगा, D5 D10। अब देखो कि दोनों जगह D5 D10 रिपीट हो रहा है, तो वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड को दिखाता है। क्या आते हैं, चेक करते हैं, 1 बाय 1 लगाते रहेगा। क्या क्या नहीं आएगा, 3 6 9 नहीं आएगा ना। अब मुझे बताओ, क्या D1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। D2 आएगा, D3। अब अगर D3 नहीं आएगा तो D3 को ऐसा नहीं करना कि 3 को 5 पर रख रहे, 3 के जज्बात को रखा 4 तो आ सकता है। चलिए आइए चेक करिएगा। सबसे पहले D3 नहीं आएगा तो 3 को हटा दिया और 3 को हम लोग क्या बना दे रहे हैं बेटा, 4 है ना। D3 को बना दिया D4, इसमें पहले से D4 करेंगे। D3 को बना दिया मैंने D4, कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि D3 को हमने क्या बना दिया बेटा, D4। अगर 4 बनाने के लिए D4 आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। अब D4 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आपने बढ़ाया, वो इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, S से। तो S का जो 2 था वो अब बन जाएगा S का 1। अब मुझे बताओ, D1 आ सकता है, D2 आ सकता है, D4 आ सकता है। अब आगे बढ़ता हूं, ध्यान सुनना। क्या D4 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ तो सकता है, लेकिन क्या D4 रिपीट हो सकता है क्या, और रिपीट नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो दूसरा वाला 4 है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। सबसे खतरनाक सीरीज यही है, D4 आ तो सकता है लेकिन रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए पहला वाला तो ठीक है, दूसरे वाले को चेंज कर दूंगा और 4 को चेंज करूंगा तो 4 के जज्बात कौन आता है, तो अगर इस 4 को मैंने 5 बनाया तो 5 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया होगा और 5 बनाने के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया होगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, चेक करिए। D1 आ सकता है, D2 आ सकता है, D3 नहीं आ सकता, D4 आ सकता है, D5 आ सकता है। अगले वाले में क्या D5 आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। और क्या D5 रिपीट भी हो सकता है, मतलब याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूं, ध्यान सुनना।
अगले कॉन्फ़िगरेशन पे आओ, अगला कॉन्फ़िगरेशन कौन दिख रहा है? क्या D6 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर 6 नहीं आएगा तो 6 को क्या बना दूंगा? 7। अच्छा, अगर 6 को 7 बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया होगा, तो इसका मतलब है यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? S। अब मुझे बताओ 7 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? मुझे बताओ 7 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ तो सकता है, लेकिन रिपीट नहीं हो सकता, और इसीलिए इस वाले 7 को क्या बनाना पड़ेगा? 8। अगर इसको 8 बनाया तो क्या एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा कि नहीं करेगा बेटा? करेगा। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? S1। 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। अगली बात, 8 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ तो सकता है, लेकिन इसीलिए जो रिपीट वाला 8 है उसको बदल के आगे ले जाना पड़ेगा, और 8 के बाद जो नंबर आता है वो क्या आता है? 9। चलो मैंने इसको 9 लिखा। अगर इसको 9 लिखता तो क्या एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप होता कि नहीं होता? होता। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप होता तो ये क्या बन जाता? S1। लेकिन मुझे बताओ क्या D9 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? इसीलिए हम इसको 9 भी नहीं बना सकते, 9 के और आगे जाना पड़ेगा, और 9 के आगे कौन आएगा? 10। तो ये वाला जो 9 है, क्योंकि 9 आ नहीं सकता, तो इस 9 को आपने बना दिया 10, और 10 बनाया तो वापस से S का एक इलेक्ट्रॉन वहां जंप करेगा, और S का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 0। एलिमेंट को जरा ध्यान से देख लीजिए। पहले पूरे पीरियोडिक टेबल का एकमात्र ऐसा एलिमेंट जिसके NS में 0 होता है, वो एलिमेंट कौन सा होता है बेटा? पैलेडियम। आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना। क्या D10 आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। अगले पहले D9 आएगा या नहीं आएगा? नहीं। अब 9 नहीं आएगा तो 9 के बाद कौन आएगा? 10। चलिए इस 9 को हटाता हूं और इस 9 को 10 बनाता हूं, पर 10 बनाया तो बेटा S का एक इलेक्ट्रॉन वहां जंप करेगा, और इसीलिए ये बन जाएगा 5s। क्या 10 आ सकता है? आ सकता है। क्या 10 रिपीट भी हो सकता है? हो सकता है। अगला वाला कौन है? पहले से ही क्या 10 आ सकता है? क्या 10 रिपीट भी हो सकता है? कोई परेशानी नहीं, ये इसके एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप देखो, पहले काम करके ना, ये जितनी कॉन्फ़िगरेशन है इनको तो आप लिख लो, फिर उस पर वो जो टेक्नीशियन की बात थी कि भी अलग से कॉन्फ़िगरेशन हो गई। एक बात और यहाँ पर चेक करते हुए चलेंगे बेटा, जैसा मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था कि डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन से आप उसका ग्रुप नंबर निकाल सकते हो, वो यहाँ भी हो जाएगा। जैसा अगर आप लोग बात करें तो यूट्रियम है ना, यूट्रियम कौन से ग्रुप का मेंबर है? 3rd। जर्कोनियम E जरा 4,
तो थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, और ये कौन से ग्रुप का है? 12। आप चेक कर लीजिए, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 5 6 7, ऐसे करते करते आप जाएंगे, आपको ग्रुप नंबर 12 मतलब डी ब्लॉक के NS और N-1D के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, आपको ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। अब आगे आते हैं टेक्नीशियम पे ना। टेक्नीशियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस पे मैंने बोला थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का पॉइंट रहता है हमेशा ये। तो टेक्नीशियम का ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, जो कि स्टैंडर्ड बुक्स में मैक्सिमम जगह पर मिलता है और क्लास 11 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन इसका 12th एनसीईआरटी में या जो एक आध बुक है उनमें कुछ अलग मिलता है। वो क्या मिलता है? वो ये मिलता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जम कर जाएगा, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जम कर जाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या बनता हुआ दिखेगा बेटा? 5s1 और 4d। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसका आपको देखने को मिल सकता है, दैट इज 5s1 4d 6। तो ये भी इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको इन दोनों में से टेक्नीशियन का या तो 5s2 4d5 मिलेगा या 5s1 4d6 मिलेगा। ध्यान वही रखना कि टोटल ns और n-1d के इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है उतने यहाँ होने चाहिए। जैसे 2 + 5 कितना है बेटा? 7। यहाँ 1 + 6 भी क्या होगा? 7। बट अपन मेनली 4s2 3d5 को, सॉरी 5s2 4d5 को है ना देखे चल रहे, क्योंकि मैक्सिमम स्टैंडर्ड बुक्स में ये होता है। 12th एनसीईआरटी में 5s1 4d6 आपको दे रखा है, और एक आध दो बुक्स में ये मिल भी जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, क्या टेक्नीशियन फर्स्ट मैन मेड या फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट है या नहीं है? जानकारी ऐसी फैक्ट है ना, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एवर मैन मेड एलिमेंट अगर कभी पूछा जाए तो कौन है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं 4D सीरीज के बाद 5D सीरीज और 6D सीरीज। डी की 2 सीरीज बाकी है, तो आते हैं 5D और 6D सीरीज पे। जरा ध्यान देना बेटा 2 मिनट के यहाँ पर। 5D और 6D की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जैसे अगर आप लोग डी ब्लॉक को देखते हैं तो डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5 से लेकर ग्रुप नंबर 12, यहाँ पर आ गया 3D सीरीज, यहाँ आ गया 4D सीरीज, यहाँ आ गया 5D सीरीज, यहाँ आ गया 6D सीरीज। इसको याद करने का तरीका था सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। इसको याद करने का तरीका है टी सारा हाफ और रदरफोर्ड इसमें। और यहाँ पर अगर आप चले जाओगे तो जिंदगी कबाड़ा हो गई यूयूबी। ठीक है, अब देखो एक बात समझना, इसका एटॉमिक नंबर था 21, इसका है 39, इसका है 57 और इसका है 80। इसका एटॉमिक नंबर 21 के बाद 22, 39 के बाद 40, 57 के बाद 72, क्योंकि बीच में यहाँ पर एफ ब्लॉक आ जाता है, और यहाँ पर भी बीच में 89 के बाद 90 से 103 एफ ब्लॉक में, और ये 104। तो अभी 3D सीरीज में जो एटॉमिक नंबर चले वो 21 से लेकर 30 लगातार चले, 21 से लेकर 30 लगातार चले। 4D सीरीज में 39 से 48 लगातार चले। ठीक है, 39 40 से लेकर 48 लगातार चले। यहाँ पर 57 पे सीरीज शुरू होगी, फिर उसके बाद एफ ब्लॉक में एंट्री हो जाएगी, फिर उसके बाद 72 से सीरीज वापस शुरू होगी और 80 पे खत्म होगी। अब मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली अगर यहां पर एफ ब्लॉक की एंट्री हो रही है तो कौन सा एफ आएगा? 4F या 5F? 4F, पहले 4F आएगा, क्योंकि 5D सीरीज बिलोंग्स टू 6, तो 6 पीरियड में जो एफ आता है वो 4F आता है। अब मुझे बताना, क्या लैंथेरम की कॉन्फ़िगरेशन में एफ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि तब तक एफ को इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है। लेकिन क्या हाफनियम की कॉन्फ़िगरेशन में एफ की एंट्री पहले ही हो चुकी होगी? और इसीलिए अभी जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो हिडन कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में हाफनियम से आपको एफ मिलेगा। एफ की वजह से कितने का गैप आएगा? 40 होगा। तो आप अभी वो भी चेक करेंगे, इसमें कोई हिडन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। लेकिन इन सब की कॉन्फ़िगरेशन में जब मैं NS और N-1D लिखूंगा तो इनके D से पहले F ऑलरेडी बन चुका होगा। ऐसा यहाँ भी होगा और ऐसा यहाँ भी होगा, बस यहाँ पर 4F होगा, यहाँ पर चेक कर दीजिए। 5D सीरीज की बात करें, स्टार्ट्स विद एटॉमिक नंबर 57। 6D सीरीज की बात करें, स्टार्ट्स विद एटॉमिक नंबर 89। इसके बाद 57 के बाद 58 से लेकर 71 F में चला जाएगा, फिर ये वापस से शुरू होगा 72, 73, 74, 75, 76, 77 और इस तरह से 80 तक ये एटॉमिक नंबर्स चले जाते हैं। यहाँ पर आइएगा 89 के बाद 90 से 103 एफ ब्लॉक में गया, ये आ गया 104, ये आ गया 105, ये आ गया 106, 107,
108, 109, 110, 111 एंड 112। इसमें जो भी सिंबल दिख रहे हैं आपको यहाँ पर है ना, ये जो सिंबल है ये मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है। IUPAC नॉमेनक्लेचर अभी पढ़ाया नहीं, इसके बाद पढ़ा दूंगा आपको, तो आ जाएगा, बट आई होप इतना समझ में आता है। अर्ध नील क्वाडियम, अर्ध नील पेंटियम, अर्ध नील हेक्सियम, ये उस पैटर्न पे लिखा है। मीनिंग अभी थोड़ी देर के बाद हमको अगले टॉपिक पे आ जाएगा। आइए अब 5D सीरीज जो है, इधर देखना 2 मिनट। जैसे 3D सीरीज को हमने क्या बोला था, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और या फिर दोनों को मिला दिया था तो 3D ट्रांजिशन सीरीज। ऐसे आप बता सकते हो क्या 4D सीरीज को क्या बोला जा सकता है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, और या फिर इसको बोल सकते हैं 4D ट्रांजिशन सीरीज। ये नाम है, घुमा फिरा के पूछ सकता है तो पता होना चाहिए, इसलिए एक बार बता भी दे रहा हूं। तो 4D सीरीज को बोल देंगे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या फिर 4D ट्रांजिशन सीरीज। इसी तरीके से यहां पर आइए 5D सीरीज है, डी ब्लॉक की तीसरी सीरीज है, उसको बोल देंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या फिर 5D ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और इसको बोल देंगे बेटा फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज या फिर 6D ट्रांजिशन सीरीज। तो ये तो बात हो गई इनके नाम के ऊपर। अब एक और बात, 5D सीरीज कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा, 6, क्योंकि ये जो डी के साथ नंबर है, ये n है या n-1 है, n-1, और n-1 की वैल्यू 5 है तो n की वैल्यू 6 होगी, मतलब इट विल बिलोंग टू 6th पीरियड एंड इट विल बिलोंग टू 7th पीरियड। ये तो पीरियड नंबर हो गया। पीरियड नंबर की जरूरत क्यों थी, क्योंकि जिस पीरियड के एलिमेंट की बात करोगे कॉन्फ़िगरेशन में इनर्ट गैस उससे प्रीवियस पीरियड की आती है। खैर अब एलिमेंट्स पे आते हैं, इधर देखिएगा। यहां पर याद करने का जो तरीका था वो था साइंस टीचर विनीता कृपलानी एंड सो ऑन। यहां पर याद करने का तरीका हो गया यारी जरा निभाना भगाना हो गया। अब इसको याद कैसे करते हैं, ला हफ्ता, चेक करिएगा इधर, ला हफ्ता वरना रे, ठीक है, ला हफ्ता वरना रे, उस इरादे से पिटाई और होगी। सुनिएगा ध्यान से, ला हफ्ता वरना रे, हफ्ता फिरौती है, ला हफ्ता वरना रे, उस इरादे से पिटाई और होगी। ये एलिमेंट्स हो गए। अब इनके लिए जो इनर्ट गैस आई बेटा 6th पीरियड के एलिमेंट्स के लिए इनर्ट गैस कौन से पीरियड की आएगी, 5th, और 5th पीरियड की इनर्ट गैस कौन सी होती है, ज़ेनॉन। तो इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन में ज़ेनॉन, और सुनिएगा आगे, ज़ेनॉन के बाद बची हुई कॉन्फ़िगरेशन आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा, और डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताओगे होता है NS और N-1D। तो NS के हिसाब से 6S और N-1D के हिसाब से 5D। चेक करते जाइएगा, यहां लिख दिया मैंने ज़ेनॉन, यहां लिख दिया 6S 5D, यहां पर लिख दिया मैंने ज़ेनॉन, यहां पर लिख दिया बेटा 6S 5D, अगेन यहां पर आ गया ज़ेनॉन 6S 5D, ज़ेनॉन 6S 5D। चलिए ना, तो ये तो मैंने ज़ेनॉन 6S 5D जो था उसको लिख दिया कॉन्फ़िगरेशन में। अब इसको फिल करते हैं। अभी तक हमने 2 सीरीज पढ़ी है, 3D सीरीज और 4D सीरीज। बेटा 3D सीरीज का मंत्र क्या था, D4 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट होगा। 4D सीरीज का मंत्र क्या था, D3 D6 D9 नहीं आएगा, D5 D10 रिपीट होगा। अच्छा ये जो पिछली सीरीज थी ना 4D सीरीज 369 वाला जो हम बात कर रहे थे, ये 369 जो है ये टेम्परेचर के फॉर्म में भी काम आएगा आपको जब आप सल्फर के होट्रॉप्स में। सल्फर में 2 तरह के सल्फर आप पढ़ोगे, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर, ब्रोमिक सल्फर मोनोक्लेरिक सल्फर। उनका एक ट्रांजिशन टेम्परेचर नाम का चीज आता है हमारे सिलेबस में, और वो ट्रांजिशन टेम्परेचर भी 369 केल्विन होगा। तो इसका 2 जगह रेफरेंस आएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन को देखना जरा ध्यान से। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर अलग कर देता हूँ क्योंकि F की एंट्री दिखा दूंगा। ये F अलग से दिखाएगा। आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले लैंथेरम पे आ रहे हैं।
बेटा इनर्ट गैस के बाद बची हुई कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने जनरल कॉन्फ़िगरेशन से NS और N-1 डी लिख दिया। बेटा डी में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले एस का भरा होना जरूरी है। अगर एस का भरा होना जरूरी है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आना चाहिए था 6s2, यहाँ 5d का ये पहला मेंबर चेंज करूंगा अभी ना। फिर यहाँ पर आ जाइए 2 और यहाँ 1, सॉरी ये 2 और 2 आ जाएंगे। एस पूरा भरा होना चाहिए 5d का दूसरा मेंबर, एस पूरा भरा होना चाहिए 5d का तीसरा मेंबर, एस पूरा भरा होना चाहिए 5d का चौथा मेंबर, 5d का पांचवा मेंबर, 5d का छठा मेंबर, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ये इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। लेकिन अब क्या चेंज आता है, क्या एक्सेप्शन आता है, उसके ऊपर बात करें तो बेटा पहले में D4 D9 नहीं आएगा, दूसरे वाले में D3 D6 D9 नहीं आएगा, तीसरे वाले में D8 नहीं आएगा। बस एक ही चेंज, मतलब सबसे ज्यादा वो 369 वाला ही प्रॉब्लम था, उसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन है, बाकी सब एक एक ही है। D8 नहीं आएगा और D10 रिपीट होगा, D10 रिपीट होगा, चेक करिएगा। अब D8 नहीं आएगा, इसका मतलब है D1 आएगा, D2 आएगा, D3 आएगा, 4 5 6 7 यहाँ तक तो सब कुछ आएगा। D8 नहीं आएगा। अच्छा अगर D8 नहीं आएगा तो 8 को बदल के क्या बना दे अगला वाला, और 8 को बदल के अगला वाला बना दे तो 8 क्या बन जाएगा 9। अच्छा 8 को अगर 9 बनाओगे तो इस S2 को क्या बनाना पड़ेगा S1, तो ये हो जाएगा S1 और ये बन जाएगा D। अच्छा क्या D9 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। क्या D9 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ तो सकता है, लेकिन और इसीलिए इस वाले 9 को और आगे बढ़ा दूंगा, तो इस वाले 9 को क्या बनाना पड़ेगा 10, तो ये बन जाएगा D10 और ये बन जाएगा S1। क्या D10 आ सकता है? हाँ आ सकता है। क्या D10 आ सकता है? हाँ आ सकता है। क्या D10 रिपीट भी हो सकता है? दीज आर द कॉन्फ़िगरेशंस। लेकिन हिडन कॉन्फ़िगरेशन चेक करिएगा जरा 2 मिनट के लिए। ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 54, 54 प्लस 2 56 प्लस 1, क्या बिल्कुल LHS RHS मैच हो रहा है? यहाँ पर देखिएगा 54 प्लस 2 56 प्लस 2 58, यहाँ आ रहा है। अब 72 और 58 का जब गैप निकालोगे तो 14 का गैप आएगा, और 14 का गैप मतलब बी छुपाएगी अब छुपाएगी। और अगर आप बात करो, आप कौन से पीरियड की बात कर रहे हो 6 पीरियड, तो 6 पीरियड में जो एफ आता है वो कौन होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कौन छुपा है बेटा 4f छुपा हुआ है। अगर 4f छुपा हुआ है तो अब उस 4f को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। 4f को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो बताइएगा यहाँ पर 4f कितना आएगा 0, लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा 4f, यहाँ पर भी आएगा 4f, सभी में आपको 4f14 देखने को। आगे वाले आ जाते हैं, इसको भी लिख लेते हैं एक साथ, दोनों नोट कर लेना आप लोग। सबसे पहले ये जो 60 सीरीज है 7th पीरियड को बिलोंग करेगा, और 7th पीरियड के इनर्ट गैस 6 पीरियड की आएगी, और 6 पीरियड की इनर्ट गैस कौन सी हो जाएगी रेडॉन। तो इन सभी में जो इनर्ट गैस हमें देखने को मिलेगी वो रेडॉन होगा, और आगे की कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा बेटा NS और N-1D। और क्योंकि यहाँ पर बाद में F आएगा तो मैं भी साथ में ही लिख देता हूँ 7S 5F 6D। चलिए ना, अब यहाँ पर देखिएगा ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो 60 सीरीज में आपने रेडॉन लिख दिया, NS के हिसाब से 7S, N-1D के हिसाब से 60, और 5F उसमें हिडन के फॉर्म में हो सकता है, इसलिए उसको हमने यहाँ पर पहले मेंशन कर दिया। सबसे पहले ये 60 का पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां मेंबर होगा, और डी में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले एस का भरा होना जरूरी है।
ये पहले इनको लिख देना, 5F कॉपी भूल जाएगी थोड़ी देर। अब यहां पर जैसे हमने बात करा था, पहली सीरीज में D4 D9 नहीं आएगा, दूसरे में D3 D6 D9 नहीं आएगा, यहाँ D8 नहीं आएगा, इसके अंदर D9 नहीं आएगा। एक ही कॉन्फ़िगरेशन है, D9 नहीं आएगा, और अगर 9 नहीं आएगा तो उसके बदले आगे जाके 10 रिपीट हो जाएगा। D9 नहीं आएगा, D10 रिपीट होगा। अब आइए देखिएगा, सबसे पहले D1 से लेकर D8 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ आ सकता है। D9 नहीं आएगा, अब 9 नहीं आएगा तो 9 के 10 बार कौन आएगा? 10। तो बस अपने को करना क्या है कि ये वाला जो 9 है और ये जो S का इलेक्ट्रॉन है, इसको चेंज कर देना है। यहां पर आ जाएगा 7s1, ये D9 बन जाएगा D10, 10 आ भी सकता है और रिपीट भी हो सकता है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब वो जो हिडन 5 है उसको देख लेते हैं। बेटा रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 प्लस 2 87 88 और प्लस 1 89। इसका मतलब F पे 0, क्योंकि यहाँ पर अभी 5F की एंट्री हुई ही नहीं थी। हमने यहाँ पर भी देखा था, यहाँ पर 5F की एंट्री हुई, 5F की एंट्री यहाँ होगी। RF जो है रदरफोर्डियम अनिल क्वाड्रियम भी बोला जा सकता है। अब जैसे ही आप अनिल क्वाड्रियम में आए तो यहाँ पर किसकी एंट्री हो गई बेटा? F की। और F में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 14। तो आप देखो 14 का गैप दिख जाएगा हमें। इसका एटॉमिक नंबर 86, 86 प्लस 2 88, 88 प्लस 2 90, और यहाँ पर कितना आ रहा है? 104। 90 और 104 मतलब 14 का गैप है। 14 का गैप मतलब F छुपा हुआ है। तो इन सभी में हमको क्या देखने को मिल जाएगा बेटा? 5F 14। तो these are the configurations for D-Block, 3D, 4D, 5D and 6D series। चलो इतना लिख लो, इसके आगे का डिस्कशन फिर कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू सर।
Mira, è il fondo di Ramon di
अभी साला पता है